आज मध्य वर्ग में पैसे कमाने के जरिए अपने आप में बड़े कम होते चले जा रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, कहां पैसा लगाना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात, क्या बाजार में पैसा लगाकर हम पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि महत्वपूर्ण तो यह है कि पैसे की कमाई कैसे हो। संजय मेहता फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर संजय मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, पैसे से पैसा कमाना कैसे कहते हैं? अजय जी, पैसा कमाना एक लंबी यात्रा है, उसको बहुत धीरे से, सक्षम से और धीरे धीरे करना है। अगर जल्दी कोई करना चाह रहा है तो नॉर्मली ये हो नहीं पाता है। जल्दी तो हर किसी की होती है, क्योंकि पैसे से पैसा कमाने की जल्दी किसको नहीं होगी। लेकिन ये बताइए कि आज जबकि बाजार एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है, 65,000 के आसपास BSE है, 19,300-400 के आसपास निफ्टी है, निफ्टी 20,000 के आसपास पहुंच चुका था, तो बाजार बहुत गर्म नहीं हो गया? अजय जी, अगर आप थोड़ा सा पहले जाएं अक्टूबर 2021 में, तो उस टाइम पे निफ्टी करीब 18,600 था। तो वहां से अब तक का अगर रास्ता देखें तो 22 महीने में मात्र 4% हम ऊपर है, जो कि बहुत ही कम है। बिकॉज नॉर्मली पिछले 30-40 साल का अगर हम डेटा निकालते हैं तो नॉर्मली 14 से 15% तक का रिटर्न हमारे इंडेक्स ने दिया है। हाँ, अगर हम मार्च 2023 से लें, क्योंकि मार्च में मार्केट निफ्टी 17,000 से नीचे आ गया था, तब से अब तक 14% है, बट ये सिर्फ 5 महीने का है ना। तो हमें तो अभी लगता है कि अभी बहुत आगे ऊंचाइयों पे जाएगा इंडेक्स। क्योंकि लोगों के बीच में धारणा है कि जैसे ही मार्केट बहुत तेज बढ़ने लगे तो हर कोई पैसा लगाने लगता है और उसी वक्त मार्केट क्रैश कर जाता है, और आमतौर पर ऐसा देखने को मिला है। तो लोगों में इस बात का डर बहुत होता है कि पैसा लगाएं, पता चला डूब गया। इसलिए तो कहते हैं ना, धीरे धीरे लगाइए। कभी भी एकदम, चाहे ऊंचाई पे है चाहे नीचाई पे है, एकदम एक ही झटके में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी चीज, मार्केट में जब भी लगाना है, नॉर्मली लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नहीं है नॉलेज तो इट इज बेटर हम लोग म्यूचुअल फंड के तरीके से जाए। तो म्यूचुअल फंड में एक होता है कि आपने एकदम 1 लाख रुपए का आज ही किसी 1 या 2 फंड में ले लिया। एक होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो आप उसको लिक्विड फंड में डालें, हर हफ्ते ऑटोमेटिकली वहां से धीरे धीरे इक्विटी में जाता जाएगा। इससे क्या होता है, आपको एक एवरेज प्राइसिंग मिल जाती है। तो मार्केट अगर थोड़ी नीचे भी गिर जाती है, आपको यूनिट ज्यादा मिलते हैं और एक अच्छा रिटर्न इसी लेवल पे मिलेगा। बट सबसे बड़ी चीज, मार्केट में जाना है तो 5 से 7 साल का नजरिया लेना बहुत जरूरी है। अब इसमें 2 चीजें हैं। अभी आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का जो भी कमर्शियल आता है उसमें लिखा होता है कंडीशन अप्लाई सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस। ये बड़ा डरावना है। मार्केट कंडीशंस क्या मतलब कि अगर मार्केट गिर गया तो म्यूचुअल फंड्स बेकार, अगर मार्केट बढ़ गया तो आपके पैसे बढ़ गए, तो फिर म्यूचुअल फंड और शेयर में फर्क क्या हुआ? देखिए, होता क्या है ना, शेयर कई बार अगर गिरते हैं तो कई बार होते हैं उठ ही नहीं पाते। अगर आप जैसे निफ्टी को लें, निफ्टी के इतिहास में जब शुरू हुआ था 50 शेयर थे, आज उस 50 में से केवल 11 कंपनियां हैं जो निफ्टी में बची हैं, बाकी 39 कंपनियां निफ्टी से बाहर हो चुकी हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक प्रोफेशनल टीम है वहां पे, वो आपके पैसे को, बाकी सारे निवेशकों के पैसे को इकट्ठा करके एक प्रक्रिया से लगाती है और वो उसमें अपना रिस्क कवरेज भी रखती है। लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, बट आपको घबराना नहीं है। आपको उस टाइम पे भी अपने एसआईपी कंटिन्यू रखने हैं, ज्यादा पैसा हो तो और भी डाल सकते हैं, और आप देख के चलिएगा 5 से 7 साल के नजरिए में नॉर्मली अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई समझना चाहे बैंक के जो हम FD के रिटर्न से, उसके बेसिस पर अगर हम तुलना करें, आज की डेट में तो बड़ा अच्छा रिटर्न मिलता है 8% पर एनम। सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपये जमा कर लिए तो आपको 80 लाख रुपए मिल जाएंगे, 8 लाख रुपए मिल जाएंगे, माफ कीजिएगा। तो बड़ी रकम हो जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि आपको अंदाजन 10 से 12% का रिटर्न पर एनम का उम्मीद रखनी चाहिए, और 6 से 7 साल का कम से कम नजरिया रखना चाहिए, और उसमें कंटिन्यूअस आपका रहना चाहिए। एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें अलग है कि FD इनकम जो है, आपकी इनकम स्लैब की तरह से रहेगी। तो आज अगर बैंक FD आपको 7% दे भी रही है, नॉर्मली लोग 30% स्लैब में है, तो आपको रिटर्न तो 4.9 ही आएगा। म्यूचुअल फंड में 1 साल के बाद पहला 1 लाख रुपए का प्रॉफिट फ्री है, उसके बाद भी केवल 10% का टैक्स लगता है। सो इवन अगर आप मान के चले कि सपोज हमें 12% रिटर्न भी मिला, हमने 10% टैक्स भी दे दिया, तो 10.8, लेकिन ये रास्ता काफी उतार चढ़ाव से निकलेगा। FD का तो आपने डाल दिया, आपको सीधा एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये देखिए ना, जहाँ इन्फ्लेशन ही लगभग 6% इंडिया में रहती है,
तो अगर आपको एफडी पे 4.9% मिला तो वो तो इन्फ्लेशन भी नहीं कवर कर पाया। आप अपना ही पैसा खा रहे हैं। बिल्कुल, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में 10 से 12% का अगर रिटर्न 10% का भी हम मान के चले तो इन्फ्लेशन के बावजूद भी आपका कुछ तो पैसा ग्रो करेगा। संजय, अब यहाँ पर 3 तरह के सवाल हैं। सबसे पहला, वो नौजवान जो नौकरी पकड़ रहा है, जो बड़ी मुश्किल से 1000, 2000, 3000 रुपये महीना बचा पा रहा है, या समझिए चलिए 10,000 रुपये महीना बचा पा रहा है, क्योंकि और भी बहुत कुछ करना है, फ़ोन्स खरीदने होते हैं, गर्लफ्रेंड्स को घुमाना होता है, तमाम तरह की चीज़ें। फिर एक मध्य वर्ग परिवार जो अपना घर सब कुछ चला रहा है, लेकिन उसके पास भी एक जरिया है कि कैसे पैसा बचाया जाए, थोड़ा बहुत पैसा वहाँ भी बच जाता है। और फिर जब आप इस अवस्था में पहुँचते हैं, जब आपके पास लिक्विडिटी हो जाती है और आप अपने रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं, तो तीनों को किस तरीके से आप बांधेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग जो एक सिस्टम यूज करते हैं वो है एसेट एलोकेशन। तो थंब रूल ये होता है कि 100 माइनस योर एज, इतना आपका इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए। तो अगर एक 25 साल का नवयुवक है जिसने अभी नौकरी शुरू किया कुछ भी, तो वो मान के हम चलते हैं कि 75% इक्विटी में एक्सपोजर ले सकता है। वो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, डायरेक्ट शेयर्स के थ्रू भी हो सकता है। तो ऐसे ही जब 40 पे हो तो आपका एक्सपोजर कम होना चाहिए, जब आप रिटायरमेंट के आस हो तो आपको इक्विटी और लाना कम पड़ना पड़ेगा। तो ये एसेट एलोकेशन का जो फॉर्मूला है, अगर इसको ठीक तरीके से एक बार सेट करके अगर उसको फॉलो किया जाए तो उसी से बेहतर वो मिलता है रिटर्न। बट यही तो बात आती है ना, ये एसेट एलोकेशन करेगा कौन? फुर्सत किसके पास है? किसके पास इतना दिमाग है कि कोई आगे सोचे? तो क्या इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि भाई अच्छा चलो आप जो है सो अगर आपके पास मान लीजिए कि 10,000 रुपये हर महीने बच रहे हैं, तो 10,000 रुपये में से इतने पैसे आपने यहाँ डाल दिए, इतने पैसे यहाँ डाल दिए, इतने पैसे यहाँ डाल दिए, सुकून की जिंदगी है। ऐसा कुछ बताइए। देखिए, 2 तरीके रहते हैं। एक तो हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो कितने पे सेव करूँ। अब वी हैव क्लाइंट जो महीने का सिर्फ 1,000 का एसआईपी करते हैं, जो महीने का 10 लाख का भी करते हैं। तो ये उसको सोचना पड़ेगा आपको अपने लिए कि एक तो मैं सेविंग्स कितनी करूँ। एक तो तरीका है कि आपने डिसाइड कर लिया मेरे 1 लाख इनकम है, मुझे 20% 30% सेव करना ही करना है, बट उससे फिर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। कई लोग इस तरीके से चलते हैं कि भाई महीने के आखिर में जो बच गया वो डाल दो, वो अनफॉर्चुनेटली काम करता नहीं है। तो एक बार एक आपने फिक्स कर लिया तो उसका एसआईपी वगैरह करके आप शुरू कर सकते हैं। एंड यस, अगर या तो आप पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है, और अदरवाइज एक फाइनेंशियल एडवाइजर का सहायता लीजिए जो आपको रेगुलरली ये करेगा और आपको पूरा रास्ता ही विल हैंड होल्ड यू एंड गाइड यू हाउ टू डू इट। हाँ, ये सेक्टर ज़रा नया है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, अभी मान लीजिए कि किसी के पास बचत है, क्या ये सही समय है जब पैसा लगाना चाहिए या थोड़ा सा रुक जाना चाहिए कि नहीं अभी तो मार्केट और गिरेगा तब लगाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सवाल उनसे ये पूछते हैं कि आप जो पैसा लगाना चाहते हो कितनी अवधि के लिए लगाना चाहते हो। अगर कोई कहता है मुझे 1-2 साल के लिए लगाना चाहते हो, तो कहते हैं फिर तो एफडी ठीक है। इक्विटी में कभी भी आना है तो 5 से 7 साल का नजरिया चाहिए। दूसरी चीज, हमारा मानना है कि एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। देखिए, टाइम आउट ऑफ द मार्केट इज मोर डेंजरस। एक देवीना मेहरा जी हैं जो चेयरपर्सन फर्स्ट ग्लोबल की हैं, उन्होंने लास्ट ईयर एक एनालिसिस की थी 40 साल का मार्केट का, उन्होंने पूरा डेटा निकाला तो ओवरऑल 40 इयर्स में इंडियन मार्केट्स हैव गिवन अराउंड 15% का रिटर्न। अगर इसमें से आप केवल 10 बड़े दिन निकाल दें तो आपका 2/3 रिटर्न चला गया, सिर्फ 10। और अगर आप इन 40 साल में सिर्फ टॉप के 30 दिन निकाल दें तो आपका रिटर्न केवल 10% रह जाता है ओवरऑल। 90% रिटर्न चला जाता है। सो मार्केट के बाहर रहना ज्यादा खतरनाक है। अगर आप मार्केट में रह रहे हो तो उतार चढ़ाव आएंगे, जब तक आपका नजरिया दूर का है आपको अच्छा रिटर्न मिलेगी। वहीं पे तो घबराहट होती है ना, जब पैसे डूबने लगते हैं और वो लाल लाल दिखाई देने लगता है, उसमें बड़ी टेंशन होती है। अभी जो सबसे बड़ी मौजूदा स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, चाइना को लेकर बहुत तरह तरह की संशय है, दिक्कतें हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है, जिसका असर दुनिया पर भी पड़ेगा और भारत पर भी पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा? देखिए, पढ़ तो रहा ही है। चाइना में जो हुआ है, उन्होंने अब से 2 साल पहले अपने टेक कंपनीज पे सडनली क्रैक डाउन किया, तब से उनकी मार्केट्स एकदम, और उससे पहले कोविड भी था। कोविड के बाद चाइना वाज द ओनली मार्केट व्हिच डिडंट ओपन अप फॉर 2 इयर्स। इसका इन अ वे इंडिया पे तो अच्छा असर आ रहा है, क्योंकि हम लोग चाइना +1 स्ट्रैटेजी में हम लोग को एक बेहतर मौके मिले हैं, बिकॉज इंटरनेशनली एवरीबडी रियलाइज कि दे वर सो डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट्रीज ऑफ चाइना
कि जैसे ही चाइना के सप्लाई रूट बंद हुए, उनको अपना आगे डिमांड एंड सप्लाई का पूरा लॉजिस्टिक्स उलट गया। सो अब सब लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे कुछ मात्रा चाइना से निकाल के बाकी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे बड़ा उदाहरण लें तो एप्पल का, एप्पल जो आज से 2 साल पहले इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं करता था, आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत है ना, अब जिस तरह से चाइना की करेंसी कोलैप्स कर रही है, उसी तरीके से भारत की करेंसी भी डिवैल्यू होती चली जा रही है और रुपया जो है वो और 84 रुपये पर पहुँच गया डॉलर के मुकाबले। तो ऐसे में क्या वाकई में हम पैसा कमा रहे हैं या दरअसल अपने ही खोते पैसे को बढ़ता देखकर खुश हो रहे हैं? देखिए, डिवैल्यूएशन तो अगर आप इंडियन करेंसी ले हमेशा ही होती है। नॉर्मली हमारी लगभग 3% पर एनम के हिसाब से होती है अगेंस्ट द डॉलर। हाँ, ये है कि सडनली लास्ट ईयर थोड़ा ज्यादा हो गया, बिकॉज उसके पिछले 2-3 साल इतना नहीं हुआ था डेवलप। और अभी अगर आप देखें तो काफी टाइम से हम लोग 83 के आसपास ही चल रहे हैं, 82 से 83 के आसपास ही चल रहे हैं। आदत हो जाती है ना, पहले 40 की आदत हुई, फिर 50 की आदत हुई, अब 80 की आदत हो चुकी है, पता चला 100 की आदत हो जाएगी। वो तो है, बट अब देखो सारे फैक्टर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट अगर आप देखें, भारत जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सारे लोग इस वक्त इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप आज किसी भी मॉल में चले जाइए, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है जो हमारे यहाँ पे नहीं है और बाहर है। जो बहुत अल्ट्रा लग्जरी थे वो भी अब यहाँ पे लाइन लगा के आना चाहते हैं। इतने लोग इंडिया में अब अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की कोशिश करते हैं। आइकिया को देखिए फॉर एग्जांपल, दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड आई थिंक 10,000 करोड़, वो भी अपना खुलने शुरू हो गए हैं। उधर से आप अमेजोन देखिए, वॉलमार्ट देखिए, इवन टेस्ला इज नाउ प्लानिंग। सो जब इतने लोग यहाँ पे निवेश करेंगे तो उनको यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है, तभी वो आगे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उनको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखती है विज़ावी चाइना। चाइना दैट वे जो गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है, रातों रात एकदम सब फेरबदल हो जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। सो लॉन्ग रन में आई फील। आपको लगता है कि चाइना में अभी जो हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा असर हमारे बाजार पर नहीं होगा, शायद फायदा ही होगा? क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल फायदा ही होगा, बिकॉज चाइना अगर आप जैसे MSI इंडेक्स है जो एशियन की सारी इमर्जिंग इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड का है, उसमें चाइना लगभग 31% पे है, हम लोग केवल उसमें 13% पे है। अब आगे जब सिंस की लोग डर गए हैं, अगर हमको आने वाले पैसे का 2-3% भी इंडिया में मिलेगा, जो कि शुरू हो गया है, तो आप खुद ही हिसाब लगाइए कि कितनी यहाँ पे फैक्ट्रीज, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अभी आपने पढ़ा होगा फॉक्सकॉन ताइवान वालों ने बैंगलोर में जो सेटअप कर रहे हैं, 50,000 नौकरियां उसी में। तो कुल मिलाकर अगर समझे तो ये मौका उपयुक्त है, बाजार में पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन सोच समझकर बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है, पर मार्केट में पैसा लगाना हर वक्त ही उपयुक्त है। तो अब इसके बाकी गुर भी हम आपसे लगातार सीखते रहेंगे। संजय जी से हम लगातार आपके सामने मशवरा और उसके साथ साथ बातचीत प्रस्तुत करते रहेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि किस तरीके से जीवन को ज़्यादा सरल, आसान और कंफर्टेबल बनाया जा सके। बहुत धन्यवाद।